हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। आज हम लोग आरआरबी के एग्ज़ाम को देखते हुए इसके एक टेस्ट सीरीज़ को शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ एमसीक्यू बैंकिंग फाइनेंस से दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेशन बाय आरआरबी। यानी यहाँ बोला जा रहा है कि आरआरबी के लिए जो कमेटी बनाई गई है, कौन सी कमेटी बनाई गई है। तो यहाँ पर आपका एक तरह से जो कमेटी हो जाएगा वो आपका एम नरसिम्हन कमेटी हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन भी होता है शिवरमन को लेकर के। जब भी शिवरमन कमेटी का जिक्र हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये नाबार्ड के लिए बनाया गया है, यानी नाबार्ड से जुड़े हुए कमेटी में शिवरमन कमेटी का नाम आता है। और जब एम नरसिम्हन की बात आएगी तो आरआरबी आ जाएगा। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, बी ऑप्शंस हो जाएंगे। बट यहाँ दो कमेटी का और भी नाम दिया हुआ है, सी रंगराजन कमेटी, जो आपको भी पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है। यानी जब भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आएगी तो आपका सी रंगराजन कमेटी, और उर्जित पटेल कमेटी जो अभी हम लोग आगे क्लासेस में चर्चा करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें जानेंगे। एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, और दूसरा जो एसडीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, जो रिवर्स रेपो रेट के कंपैरिजन को देखते हुए लाया गया है। तो ये दोनों जो है आपका उर्जित पटेल कमेटी से। तो यहाँ पर हम केवल यहाँ जानेंगे कि यहाँ पे जो आपका आरआरबी का रिकमेंडेशन के लिए है वो आपको एम नरसिम्हन कमेटी। एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम नरसिम्हन को लेकर के, एम नरसिम्हन को लेकर के जब भी हम एक तरह से देखा जाए कि बैंकिंग रिफॉर्म की बात करेंगे, यानी अगर आपका बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कमेटी में जब बात आएगी तो एम नरसिम्हन का आएगा। और इसके दो ईयर बनाए गए हैं कि दो बार उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर चर्चा की थी, और वो पहला था 1992 और दूसरा था 1998 में। तो ये चीज़ जानना है कि एम नरसिम्हन कमेटी न सिर्फ आरआरबी बल्कि बैंकिंग रिफॉर्म से जुड़ी हुई कमेटी को लेकर के इनका नाम जाना जाता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आरआरबी एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। यहाँ देखिए आरआरबी एक्ट 1976 आ जाएगा। एक्ट को लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि पिछले क्लासेस में जो मैंने बताया था कि एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1955 है, और इसके लिए जो एक्ट बनाए गए हैं वो 1955 ही है। उसी तरह से अगर आप देख लें आरबीआई को लेकर के, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट है 1 अप्रैल 1935, लेकिन एक्ट जो बनाए गए हैं 1934। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कब ये एक्ट बनाया गया। तो कन्फ्यूजन के लिए 74 दिया जाता है, बट यहाँ पे 1976 हो जाएगा। यानी आरआरबी के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट बनाया किया गया, उसके लिए जो एक्ट बनाई गई थी वो 1976 में बनाई गई थी, और इसका एस्टेब्लिशमेंट आरआरबी का 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है, व्हाट इज द शेयर ऑफ स्पॉन्सर्ड बैंकिंग रीजनल रूरल बैंक्स। यानी आपको भी पता होगा कि जो किसी भी आरआरबी में तीन स्टेक होल्डर होते हैं। जैसे अगर हम आरआरबी को लेकर चलें कि आरआरबी के अंदर तीन स्टेक होल्डर है। पहले स्टेक होल्डर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा स्टेक होता है 50% होता है। दूसरे स्टेक होल्डर होते हैं, आपको देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है 15%। और तीसरा स्टेक होल्डर होता है स्पॉन्सर्ड बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक होता है जिसका स्टेक होल्डर 35% होता है। अब इस हम एग्जाम्पल की तरह भी समझ सकते हैं, जैसे बिहार में मान लिया जाए कि यूवीजीबी बैंक है। तो यूवीजीबी बैंक में एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से लगता है कि उसमें स्पॉन्सर्ड है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का है, और तीसरा जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो आपका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक इसमें 35% है, और यूवीजीबी के हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो स्पॉन्सर्ड बैंक है इसका स्टेक 35% होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ दीज वाज द फर्स्ट आरआरबी टू सेट अप इन इंडिया। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी आरआरबी की तैयारी या इंटरव्यू में भी जो सवाल आते हैं उसमें पूछा भी जाता है कि फर्स्ट आरआरबी कब खोला गया, और बैंक का नाम भी और उसके हेडक्वार्टर का नाम भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट बैंक जो खोला गया आरआरबी के रूप में वो था आपका प्रथमा बैंक। यानी पहला जो था आपका एक तरह से देखा जाए तो ये प्रथमा के रूप में ही जाना जाता है। यानी आपका ये प्रथमा बैंक के रूप में।
लेकिन अब ये जो बैंक खोला गया उसके जो हेडक्वार्टर बनाए गए थे मुरादाबाद में। और इसमें जो स्पॉन्सर्ड बैंक थे वो स्पॉन्सर्ड बैंक थे सिंडिकेट बैंक। बट अब यहाँ पे कुछ चेंज हो चुके हैं। अब क्या है कि प्रथमा जो बैंक है, यानी जो प्रथमा बैंक अभी आप देख रहे हैं, इसमें एक बैंक मर्ज की है। उस बैंक का नाम है सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, यानी सर्व यूपी ग्रामीण बैंक। ये बैंक मर्ज हो गई है। अब ये दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड, यानी कि दोनों को मिलाकर जो कंबाइंड बना है वो है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। और ये आपको 1 अप्रैल 2019 से कार्यरत है। अब यहाँ एक जो बड़ा चेंज हुआ है कि इसमें जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, यानी यहाँ जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो आपको पीएनबी हो गए हैं। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आरआरबी जब भी बोला जाएगा तो वो प्रथमा बैंक ही होगा, लेकिन प्रथमा बैंक और खास करके सर्व यूपी ग्रामीण बैंक मर्ज होने के बाद प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के रूप में इसे इंडिकेट किया गया। और इसके बाद इसका जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो भी चेंज हो गया, जो एक तरह से पीएनबी हो गया। एक चीज़ और जानना है कि जो जब ग्रामीण बैंक का सेटअप हुआ तो 4 और भी थे, यानी कि कुल पहली बार में 5 ग्रामीण बैंक बनाए गए थे। तो इससे जुड़े हुए जो भी इंफॉर्मेशन हो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप उसे देख लीजिएगा तो आपको उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आरआरबी ऑन बाय। अभी आपसे चर्चा हुआ था कि आरआरबी में 3 स्टेक होल्डर होते हैं, जैसा कि अभी चर्चा की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा स्पॉन्सर्ड बैंक। तो ये तीनों आपके एक तरह से कह सकते हैं ऑनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी हो जाएंगे, जॉइंटली बाय द ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों इसके एक तरह से ऑनर होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके, एट प्रेजेंट हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स आर देयर इन इंडिया। अभी देखा जाए तो वर्तमान में 43 बैंक कार्यरत हैं और संभावना है कि ये बैंक धीरे धीरे और भी कम होंगे, लेकिन इसके स्पेसिफिक रीजन भी है कम होने का। जो पहला रीजन है इसका है एमलगमेशन को लेकर के, यानी एमलगमेशन के कारण ही धीरे धीरे बैंकों की संख्या कम हुई है। तो पहला जो एमलगमेशन किया गया वो आपको 2013 में किया गया, जिसमें बैंकों की संख्या घट करके 67 हो गई। दूसरा एमलगमेशन 2016 में किया गया, उसके बाद बैंकों की संख्या घट करके एक तरह से 56 हो गई। और तीसरा जो एमलगमेशन है वो आपको एक तरह से 2020 में किया गया, 2020 के बाद ये 43 हो गए। तो कभी कभी ये सवाल पूछा जा सकता है कि पहला एमलगमेशन कब हुआ, ये ईयर के रूप में, सेकंड कब हुआ, थर्ड हुआ। और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो 43 आपके आरआरबी है वो धीरे धीरे घट करके और भी कुछ कम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ईच रीजनल बैंक्स एज पर रिसेंट अमेंडमेंट इन आरआरबी बिल 2014। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। दरअसल इस तरह के सवाल पिछले साल के इंटरव्यू में कुछ बच्चे से पूछा गया था कि जो आरआरबी अमेंडमेंट जो बिल 2014 लाया गया है उसमें नया चेंज किया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आरआरबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, यानी आरआरबी के जब एस्टैब्लिशमेंट हुई उस समय ऑथराइज कैपिटल क्या था, तो उस समय था ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ था। अब क्या है कि जो अभी चेंज हुई है इसके कारण क्या है कि उसके ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा करके अब 2000 करोड़ रख दिया गया है। यानी 2014 के जो अमेंडमेंट है इसमें एक बड़ा बात है कि इसका ऑथराइज कैपिटल को अब हम 2000 करोड़ के रूप में इसे पास किया गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन फोकस है कि 2014 के अमेंडमेंट के बाद आरआरबी एक तरह से प्राइवेटाइजेशन मोड की तरफ वर्क करना चालू कर देगा। जैसे एग्जांपल आप समझिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्पॉन्सर्ड बैंक, ये दोनों का आप स्टेक देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेक प्लस 35% स्टेक आपका स्पॉन्सर्ड बैंक का है, ये दोनों मिलाकर 85%। यानी 14 से पहले देखा जाए तो 85% स्टेक जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्ड बैंक के थे। लेकिन 2014 में जो अमेंडमेंट आया है उसके बाद एक तरह से आरआरबी को एक तरह से फ्री किया गया है। और फ्री कहने का मतलब है कि मिनिमम 51% आप स्टेक रख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 51% से आपको नीचे नहीं रखना है। तो अब ये अगर मान लिया जाए कि 51% से नीचे नहीं रखना है, यानी इसके ऊपर जो भी फंड की जरूरी होगी हम प्राइवेट प्लेयर से ले सकते हैं। तो जो पहले सरकार का 85% था अब वो एक तरह से
दूसरे अर्थों में समझिए कि 51% हो गया। तो बाहरी पैसा अब इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, इसलिए अब ये प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ ये प्राइवेटाइजेशन मोड की तरह से काम करेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंडर विच कमेटी रिकमेंडेशन एमलगमेशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स टुक इन प्लेस 2013। जैसा कि अभी आपसे चर्चा हुआ, एमलगमेशन को लेकर 2013 में जो कमेटी बनाई गई थी वो एक तरह से बनाए गए थे, खुसरो कमेटी बनाई गई थी, यानी खुसरो कमेटी का ही रिकमेंडेशन था। वैसे समय समय पर बहुत सारे कमेटी बनाई गई है, इसको आप देखते रहिएगा, क्योंकि आरआरबी में बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, तो कमेटियां भी अलग अलग तरीके से उसमें जोड़ते गया है। अब जैसे दीपक मोहंती, जैसे अभी आपसे चर्चा ही है कि जब भी एमपीसी की बात आएगी तो दीपक मोहंती से वो आप जानिएगा, या ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। जब भी हम व्यास कमेटी की बात करेंगे कि व्यास कमेटी किससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक तरह से देखिए कि जो स्पेसिफिक बैंकिंग के अलावा भी अदर जो रिफॉर्म किए गए हैं उसमें आपकी व्यास कमेटी का जिक्र आता है। और उषा थोराट कमेटी, ये भी आपके आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी है, राकेश मोहन की। तो आपको डिफरेंट अलग अलग जो खास करके डेप्यूटी गवर्नर है उनसे जुड़े हुए कमेटी को आपको एक तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपके ऑप्शन ही हो जाएंगे, चूंकि यहाँ पर आपका खुसरो कमेटी होना चाहिए, खुसरो कमेटी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। Which is the proportion of the contribution of share capital of RRB by Government of India, state government, sponsored bank and respectively? इस सवाल पे, पिछले सवाल पे हम इस पे चर्चा की, ये आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक। जैसा कि अभी चर्चा हुआ है, 15% आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% और स्पॉन्सर्ड बैंक का 35% स्टेक है इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस किसान क्रेडिट कार्ड। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये नाबार्ड के द्वारा स्कीम लाया गया था, और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी आरवी गुप्ता कमेटी, यानी कभी भी आरवी गुप्ता कमेटी 1998। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का खासकर सवाल आया तो उसके जुड़े हुए कमेटी का भी नाम आपको एक तरह से ध्यान रखना है। आरआरबी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक उसके क्वेश्चंस पे वर्कआउट कीजिए जो आरआरबी से जुड़े हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन, और खास करके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पीएसएल को लेकर के, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग हो गया, लीड बैंक हो गया खास करके, और भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो नाबार्ड से जुड़े होते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस पे आपका वर्कआउट होना चाहिए, ताकि एग्जाम में किसी तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अलग से जो करंट अफेयर्स का भी कुछ एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, इससे आप लोग को बेनिफिट होगा। थैंक यू।